आखिरी सवाल, आपके जो एजेंडे में है वो किस बेस पर आप लोगों से वोट मांगते हैं? क्या कहेंगे कि हमें वोट कीजिए तो ये कर देंगे, जैसे कि बीजेपी कहती है, जैसे कि गठबंधन कहता है, जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी, अदर पार्टियों की यदि बात करें वो सब अपने एजेंडे लेकर के बैठे हैं और समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने 22 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 22 जो मुद्दे हैं उन्होंने जनता के सामने रखे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो झूठों की पार्टी नहीं है। तो अपना खेल बनाने के लिए आए हैं मैदान में, दूसरे का बिगाड़ने के लिए नहीं। पर लेकिन राजनीति में तो यही होता है ना, दूसरे का खेल बिगड़ेगा तभी अपना बनेगा। नहीं, राजनीति में होता होगा, हम तो राजनीति नहीं कर रहे। नहीं, 2009 के अंदर जो गठबंधन बना था तो बीजेपी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, तो कल साथी थे और आज मुखालिफ हो गए। इसकी क्या गारंटी है कि जब 2009 के अंदर गठबंधन हो सकता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि 2022 के अंदर चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दोहराया जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि कल जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? क्या गारंटी है? साहब ने मुझसे कहा कि भाई अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के हर के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। AMIM को ही क्यों करे वोट? सवाल ये। बहुत अच्छा सवाल, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने ये सवाल पूछा। मैं पूछना चाहूंगा, समाजवादी को ही वोट क्यों करें? जबकि मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे थे, किसी को एक को टिकट नहीं दिया। हाजी लियाकत मीरापुर से पिछली मर्तबा जीत का चुनाव लड़े थे, उनको टिकट काट दिया गया। तो मुसलमान समाजवादी को ही वोट क्यों करे? तो अब मुसलमान किसी समाजवादी का या बसपा का गुलाम नहीं है कि भाई उसी को वोट करेगा। दूसरे के हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ना, दूसरों के हराने के लिए वोट नहीं करना, अपनी क़यादत जिंदा करने के लिए वोट करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी का नहीं माना जाता। समाजवादी का जो बेस वोट है वो यादव है। सदर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा गया, तो हम किसी का खेल बिगाड़ने के लिए नहीं, अपना खेल बनाने के लिए मैदान में आए हैं। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के नामांकन दाखिल हो रहे हैं, वैसे वैसे 2022 का चुनावी समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है पिछली बीती रात से कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। बात यदि करें मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की, तो 6 विधानसभा सीटों में पहले जो देखा जा रहा था वो यह देखा जा रहा था कि दो पार्टियों के बीच में जो है भिड़ंत होने वाली है। लेकिन बीती रात जैसे ही समाजवादी पार्टी के परिवार मुखिया अखिलेश यादव की जो भाभी है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, तो समाजवादी के कुछ वोट कट गए। समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम वोट को अपना वोट बैंक के रूप में मानती है और ये कहा भी जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है समाजवादी का है। लेकिन मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से जब यहाँ पर AIMIM का प्रत्याशी इंतजार अली जो है मैदान में उतरे, तो कुछ समीकरण मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट के गड़बड़ा गए और ये मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आया। क्या कुछ होगा सन 2022 के सदर विधानसभा सीट पर और किस किस के बीच में टक्कर होगी, क्या कुछ होगा ये बताएंगे। हमारे साथ में इंतजार हैं, साथ में AMIM के जो प्रत्याशी हैं। हालांकि इनका नामांकन आज ही दाखिल हुआ है और सबसे पहले हम ही इनसे बात कर रहे हैं। इंतजार अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों का, देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे समीकरण कुछ और थे बीती रात से, जैसे ही आपने नामांकन दाखिल किया तो समीकरण लोगों की नज़रों में, जनता की नज़रों में बदल गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या जीत की तरफ है या केवल खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा संगठन लगभग 2014 से मुजफ्फरनगर के अंदर काम कर रहा है। 2014 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जनाब शौकत साहब ने फैसला लिया था कि मुजफ्फरनगर की किसी सीट को नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पर जनाब शौकत अली साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। उसी के आदेश अनुसार मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुजफ्फरनगर से। उन्हीं के कहने पर हमने फैसला लिया था कि हम 6 की 6 सीटें लड़ने का काम करेंगे। लेकिन जहाँ पर संगठन मजबूत है तो वहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।
सदर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा गया, तो हम किसी का खेल बिगाड़ने के लिए नहीं, अपना खेल बनाने के लिए मैदान में आए हैं। अपना खेल बनाने के लिए आए हैं। लेकिन यहीं पर हम बात करें त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव की, तो उसमें भी आपने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन कुछ ही कारणवश आप जो है किस्मत आपकी साथ नहीं दिया उसमें। तो क्या अब की बार विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें साथ देगी किस्मत? देखिए, दो पहलवान जब चुनाव अखाड़े में उतरते हैं तो जीत तो एक की होती है। वो फैसला जनता जनार्दन का है कि किसको जीत दिलाए, किसको हार दिलाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला पंचायत का जो मैंने चुनाव लड़ा था उसमें बहुत सहयोग मिला। जिस तरह से मैं एक आम कार्यकर्ता था और जिस तरह से मुझे प्यार मिला जनता का, बहुत ज़्यादा वोट पड़ी थी। हार जीत मुकद्दर की होती, थोड़ी वोटों से हम रह गए थे। अब विधानसभा का जो चुनाव है वो जनाब शौकत अली साहब का फैसला है कि हम यहाँ सदर सीट से चुनाव लड़ें। उन्होंने मेरा नाम भेजा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक रत्ती भर भी कोई कमी चुनाव के अंदर न रहे। दिलो जान से चुनाव लड़ूंगा, इंशाल्लाह जनता के बीच में जाऊंगा। जो मेरा संगठन है, जो हमने संगठन तैयार किया था, उस संगठन के ज़रिए से हम घर घर तक पहुँचेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत का चुनाव बनाएंगे। इंतजार जी, आपके राजनीति क्षेत्र में एक पर्सनल सवाल हमारा है। पहले से जो है समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम माना जाता है, तो मुस्लिम वोट बैंक क्या अब की बार बट जाएगा? देखिए, ऐसा है, मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी का नहीं माना जाता। समाजवादी का जो बेस वोट है वो यादव है, और यादव वोट बैंक जो है वो 2000 का बेस वोट था, वो बीजेपी के साथ चला गया। मुस्लिमों की अपनी क़यादत नहीं थी, तो उनका क्या था कि जो बीजेपी को हराता था उसको वोट करते थे, ठीक है। क्योंकि लोकदल का अभी गठबंधन को 2019 के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि दूसरे के हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ना, दूसरे के हराने के लिए वोट नहीं करना, अपनी क़यादत जिंदा करने के लिए वोट करना चाहिए। तो ये चीज़ें जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर जो हमारी सभाएं हुई, और उसी सभाओं का जो नाम रखा गया था शोषित वंचित समाज सम्मेलन, उन्हीं के ज़रिए से हमने बात को पहुँचाने का काम किया। तो अब मुसलमान किसी समाजवादी का या बसपा का गुलाम नहीं है कि भाई उसी को वोट करेगा। लोगों की समझ में आ चुका है कि अपनी क़यादत को जिंदा करना है, तो इंशाल्लाह उसी चीज़ को लेकर दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और मैदान में उतरे हैं। तो ओवैसी साहब ने जब यहाँ पे एक सभा की थी मुजफ्फरनगर में ही, तो ओवैसी साहब के साथ में लगभग ज़्यादातर जो कम्युनिटी थी वो मुस्लिम दिखाई दी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कुछ राजनीतिकों का, कि राजनीतिक लोगों का ये कहना है कि अब की बार मुस्लिम जो वोट बैंक है वो दो तरफ जाएगा। आधा चला जाएगा अखिलेश के साथ में यानी गठबंधन के साथ, और आधा जाएगा आपके साथ यानी कि ओवैसी वाली पार्टी के साथ। तो ओवैसी पार्टी को वोट क्यों करे लोग, जो बाकी का बचा हुआ मुस्लिम है वो क्यों करे, और आम और जनता जो बची है और समाज है वो क्यों करे वोट, AMIM को ही क्यों करे वोट? सवाल ये। बहुत अच्छा सवाल, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने ये सवाल पूछा। मैं पूछना चाहूँगा, समाजवादी को ही वोट क्यों करें, जबकि मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे थे, किसी को एक को टिकट नहीं दिया। हाजी लियाकत मीरापुर से पिछली मर्तबा जीत का चुनाव लड़े थे, उनको टिकट काट दिया गया। तो मुसलमान समाजवादी को ही वोट क्यों करे? मुसलमान जो है वो समाजवादी का बदुआ वोटर नहीं है। और अपनी अगर उनको बीजेपी को रोकना था तो MIM बैरिस्टर साहब ने मन से कहा कि भाई अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के हर के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो लोकदल के साथ गठबंधन किया, और इसलिए किया कि हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताऊंगा कि 2009 के अंदर जब बीजेपी दफन थी, मतलब एक जनाधार नहीं था, तो उसको उठाने वाले कौन थे? आप बताइए। 2009 के अंदर जो गठबंधन बना था तो बीजेपी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, तो कल साथी थे और आज मुखालिफ हो गए। इसकी क्या गारंटी है कि जब 2009 के अंदर गठबंधन हो सकता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि 2022 के अंदर चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से मुस्लिम वोटों का बिहार के अंदर ध्रुवीकरण करके, और नीतीश ने 2015 के अंदर नीतीश की जो सरकार बनी थी लालू की और क्या नाम है नीतीश कुमार की गठबंधन की, उसको छोड़ के भाग गए थे नीतीश कुमार, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दोहराया जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि कल जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? क्या गारंटी है? तो क्यों करे मुसलमान वोट? क्योंकि पहले वो उसके सहयोगी रह चुके। आपको ही क्यों करे? नहीं, उसके सहयोगी रह चुके। और दूसरी बात, हम तो कोरा कागज हैं,
ठीक है, हमने बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं किया। आने वाले समय में करेंगे? नहीं, हमारा तो साफ एजेंडा है कि हमारा बीजेपी से तो कोई वास्ता मतलब ही नहीं है। अच्छा, ओवैसी की पार्टी का ये माना जाता है कि मुस्लिम पार्टी है। मुस्लिम पार्टी होने के नाते वो ये पूरी तरीके से ही माना जाता है कि मुस्लिमों के लिए पार्टी बनाई है। मैं बताऊं तो इसमें आम जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, उनकी भी आप बात करते हैं, वो क्यों वोट करे जब मुस्लिमों की पार्टी? हाँ, ये सही बात है, बहुत बढ़िया बात है आपकी। समाजवादी किसकी पार्टी है? बेस्ट वोट कौन है उसका? यादव। राष्ट्रीय लोकदल किसकी पार्टी है? बेस्ट वोट कौन है उसका? जाट। बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है? बेस्ट वोट क्या है उसका? जाटव। कांग्रेस किसकी पार्टी है? बनियों की। बेस्ट वोट क्या है? मुसलमान जब उनको वोट कर सकता है तो वे, अच्छा दूसरी बात, वे कयादत की है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। सभी पार्टियों का जिक्र कर दिया है। हाँ। आपने बीजेपी छोड़ दी? नहीं, बीजेपी का जो बेस्ट वोट है वो ध्रुवीकरण है। अच्छा। हाँ, उसकी जो बेस्ट वोट है वो ध्रुवीकरण है, उसका कोई अपना बेस्ट वोट नहीं है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबको निराश सबका विनाश। अच्छा। तो उसकी तो कोई अपनी, उसकी तो अलग राजनीति है, उसको सब जानते हैं। उसी की हम क्यों बात करें? आपका सवाल था कि मुसलमान ही क्यों वोट करे, ये तो मुस्लिमों की पार्टी है, या दलित क्यों वोट करे इसको? तो जब मुसलमान दलित की पार्टी को वोट कर सकता है तो क्या दलित मुस्लिम की जो पार्टी? दूसरी बात, हमारा वोट बेस जो है वो मुस्लिम है, लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी से एक ब्राह्मण भी चुनाव लड़ रहे हैं, दलित भी चुनाव लड़ रहे हैं, है जी। तो सभी बिरादरी के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर किसी पार्टी का नाम या किसी हॉस्पिटल का नाम रख दिया जाए अंसारी हॉस्पिटल, तो क्या वहाँ इलाज जो होगा वो अंसारियों का ही होगा क्या? नहीं, सभी लोगों को। तो अगर हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रख दिया गया तो क्या यहाँ मुस्लिम ही आएंगे? हमारा इस तरह का कोई एजेंडा थोड़ी है। हमारी संविधान, हमारी पार्टी के संविधान में थोड़ा ही है कि मुस्लिम ही रहेंगे। हम तो सर्व समाज के हैं। और दूसरी बात, अभी लिस्ट आ जाएगी, हो सकता है कि एक बड़ा चेहरा, हिंदू चेहरा जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखता है वो मजलिस का कैंडिडेट हो, तो हमारी तो ये चीज़ नहीं है जी। अच्छा इंतजार जी, एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे जनपद मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, तो 6 में से अगली बार कितनी आप सोच रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़े हैं, सोच के बताना कि कितनी आप जीत सकते हैं। देखिए, मैं तो चाहूँगा जितनी हम लड़ेंगे, तो मेरा तो यकीन है कि इंशाल्लाह हम सब जीतेंगे। अगर नमाज पढ़ी जाएगी और इस बुनियाद पर पढ़ी जाएगी कि मेरी नमाज कबूल हो या ना हो, तो वो शिर्क है, उसको तो गलत कहा जाएगा। ये मानते हैं कि सारी सीटें? सुनिए, अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है और वो सोच रहा है मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो उसकी कमजोरी है। वो उसका यकीन ये होना चाहिए कि मैं पास होऊंगा, जरूर होऊंगा। तो मेरा यकीन है कि हम जितनी सीटें लड़ रहे हैं इंशाल्लाह सभी पर जीत हासिल करेंगे। तो अपना खेल बनाने के लिए आए हैं मैदान में, दूसरे का बिगाड़ने के लिए नहीं। पर लेकिन राजनीति में तो यही होता है ना, दूसरे का खेल बिगड़ेगा तभी अपना बनेगा। नहीं, राजनीति में होता होगा, हम तो राजनीति नहीं कर रहे। नहीं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। हम तो सीधे साधे आदमी, शरीफ आदमी, हम किसी का खेल क्यों बिगाड़ेंगे? भाई कोई विधायक बनना, तो हम तो अपना विधायक बनने के लिए, अपनी पार्टी का परचम लहराने के लिए, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दूसरे से क्या मतलब है? आखिरी सवाल, आपके जो एजेंडे में है वो किस बेस पर आप लोगों से वोट मांगते हैं? क्या कहेंगे कि हमें वोट कीजिए तो ये कर देंगे, जैसे कि बीजेपी कहती है, जैसे कि गठबंधन कहता है, जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी, अदर पार्टियों की यदि बात करें, वो सब अपने एजेंडे लेकर के बैठे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने 22 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 22 जो मुद्दे हैं उन्होंने जनता के सामने रखे हैं। तो आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो झूठों की पार्टी नहीं है, वो जो है वो दूसरे लोगों की होगी। सपा की जो पार्टी है वो झूठ की पार्टी है। अगर उनके मुद्दे, उनका मैनिफेस्टो में था 2012 के अंदर कि वो 18% का अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे। आप उनसे जाके सवाल पूछिए कि जब 2012 के अंदर सरकार बन गई थी बहुमत की, तो वो 18% का आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया? क्यों प्रस्ताव नहीं लेकर आए? अब जो उनके वो कर रहे हैं ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री और ये फ्री वो फ्री, तो वो सिर्फ उनको लुभाने की बात करते हैं। हमारी सच्चों की पार्टी है, जो करना है वो करना है। ये जो वादे होते हैं, वादे नहीं करते। ये जो वादे होते हैं ना, ये झूठे होते हैं। वादे जो होते, अगर आप मेरे कहने का मतलब, मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से उनसे पूछिए जाके
कि जब 2012 के अंदर उन्होंने एक मैनिफेस्टो में लिख कर दिया था, मैनिफेस्टो में था उनके, कि हमारी सरकार अगर आई तो अल्पसंख्यकों मुस्लिमों को 18% का आरक्षण दिया जाएगा। तो 5 साल उन्होंने राज कर चले गए, 5 साल उनको हटे हुए भी हो गए, तो क्या उन्होंने लागू किया या लेकर आए या विधान परिषद के अंदर उसको पास कराने की कोशिश की, क्या किया? तो हमारे एजेंडे जो हैं वो सब लोग जानते हैं कि जो हम करते हैं वो करके दिखाते हैं। हम झूठे किसी को वादा नहीं करते। मतलब ओवैसी साहब ने भी जब मुजफ्फरनगर में सभा की थी तो मंच से कहा था कि हम लोग वायदा नहीं करते हैं, आप समझ लीजिए कि आपके मन की इच्छा पूरी होगी। वो मन की इच्छा ही तो जनता जानना चाह रही है, इलेक्शन का टाइम है तो इसमें ही तो जाहिर करनी चाहिए थी। लोगों का वोट आपकी तरफ खिसक सकता था और ज़्यादा तादाद में जितना है उससे ज़्यादा लोग आ सकते थे वोट में आपके। देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो मुद्दे हैं ये बरगलाने के लिए कहलाए जाते हैं कि हम तुम्हें ये देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हिस्सेदारी की बात होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर काशीराम साहब ने कहते थे। हाँ, तो हमारा जो है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज आप देखिए सरकारी नौकरियों के अंदर है ना किस तरह से मुस्लिमों को पीछे किया गया। ठीक है जी। अगर यादव की सरकार बन जाती है तो थानों के अंदर यादव नजर आते हैं, दलित की सरकार बन जाती है तो थानों के अंदर दलित नजर आते हैं, पोस्टिंग जो होती है। तो ऐसा नहीं है, हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जब हमारी सरकार के अंदर हिस्सेदारी बनेगी तो वो जब ही उसकी तय किया जाएगा कि किस तरह से हमको लेकर चलना है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। देखिए ये थे हमारे साथ में ओवैसी की पार्टी के एक कैंडिडेट जो सदर विधानसभा सीट को लड़ रहे हैं। और एक बात याद आ जाती है ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब कहते हैं कि आप मुझे वोट मत कीजिए लेकिन अपने आप के लिए वोट कीजिए। और अपने आप के लिए किस तरह वोट कीजिए ये ओवैसी साहब नहीं बताते हैं। अपना एजेंडा बिल्कुल खुले तौर पर वो घोषित नहीं कर रहे हैं और न ही ये बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ओवैसी बैरिस्टर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि आप वोट कीजिए तो आपको आपका अधिकार मिलेगा। अधिकार कैसा कि जिस तरह से आज की परिस्थिति बन रही है उस हिसाब को देखते हुए लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे।